नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम वाच्य एवं उसके भेद के विषय में पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। किनके लिए? जो लोग क्लास 10 एवं 12th के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए भी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वाच्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वाच्य समझाने के साथ साथ यह भी बताऊंगी कि आपके एग्जाम में वाच्य से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, साथ ही हम उन्हें किस प्रकार हल कर सकते हैं। हम इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें, ठीक है। सबसे पहले बात आती है वाच्य की। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य क्रिया का वह रूप होता है, देखिए मैंने लिख भी दिया है, वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि किसी सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी सेंटेंस में किसकी प्रधानता है, कर्ता की या कर्म की या भाव की, किसकी प्रधानता है, यह हमें वाच्य के द्वारा पता चलता है, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट आता है कि वाच्य के भेद। वाच्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्तृवाच्य की। तो देखिए, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इतने अच्छे से समझा सकूं कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की, याद रखने की या रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, जो शब्द दिया है कर्तृवाच्य, इसे ही समझ लीजिए पहले, फिर हम पूरी टॉपिक को समझ पाएंगे। कर्तृ शब्द का अर्थ होता है करने वाला। तो करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो हमें कर्ता ध्यान में रखना है। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। वाच्य बिंदु कर्ता होता है और उस सेंटेंस में जो क्रिया होती है वह कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे समझ भी लेते हैं। जैसे यह देखिए, एक उदाहरण है, रीमा चित्र बनाती है। अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो रीमा कर्ता है, चित्र यहां पर कर्म है और बनाती है यह क्रिया है। तो कहा गया कि कर्तृवाच्य वाले वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और जो क्रिया होती है वह कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। तो अगर आप यहां पर देखें, रीमा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी उसी के अनुसार है, ठीक है। अगर हम यहां रीमा को हटा करके राम कर दे, पुल्लिंग शब्द रख दे, तो राम चित्र बनाती है ऐसा तो नहीं होगा, तुरंत ही क्रिया बदल जाएगी, राम चित्र बनाता है। तो क्रिया चेंज हो गई, क्रिया बदल गई कर्ता के अनुसार। तो यह इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कर्तृवाच्य के अंतर्गत, कि ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, साथ ही उसमें जो क्रिया होती है वह कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कर्तृवाच्य वाले सेंटेंस में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं। सकर्मक और अकर्मक शायद आप पहले से जरूर जानते होंगे। सकर्मक अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। सकर्मक और अकर्मक अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो यहीं पर समझ भी लीजिए, वह भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सकर्मक, तो कहने का मतलब यह है कि यहां कर्म शब्द है और स है। स का अर्थ होता है साथ में, सहित। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्म विद्यमान हो, कर्म साथ में हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक का अर्थ होता है, अ का अर्थ होता है बिना, अर्थात कर्म के बिना। जब किसी सेंटेंस में कर्म विद्यमान न हो,
कर्म साथ में न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कर्तृवाच्य वाले सेंटेंस में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं उदाहरण, रीमा चित्र बनाती है तो यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया सब विद्यमान है। यहाँ पर कर्म है तो यह सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार देखिए, राम ने पत्र लिखा, राम कर्ता है, पत्र कर्म है और लिखा यह क्रिया है। यहां भी कर्म विद्यमान है तो यह दोनों सकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। अगर आप तीसरा उदाहरण देखिए, मोहन पढ़ता है, तो मोहन यहां पर कर्ता है और यह क्रिया है, यहां पर कर्म नहीं है तो यह किस प्रकार की क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। तो इसमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं कि इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पाई जाती हैं और इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है। अब बात आती है कि कर्तृवाच्य वाले सेंटेंस को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, पहचानने का तरीका क्या है। अब देखिए, अलग से कोई तरीका ऐसा नहीं होता है, वो समझना पड़ता है, फिर हम उसके अनुसार पहचान सकते हैं कि कर्तृवाच्य वाला सेंटेंस हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बात है। जैसे कर्तृवाच्य वाले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें कर्ता के साथ आपको पता होगा कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने। और जो दूसरा होता है एक पहचानने का तरीका, वह भी मैं आपको बताती हूं। शून्य विभक्ति। अब आप परेशान हो रहे होंगे, पर परेशान मत होइए। कर्तृवाच्य वाले सेंटेंस में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लगा होता है अथवा कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। जैसे ये आप उदाहरण देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह ने कारक चिन्ह है, पर इन दो उदाहरण में ने कारक चिन्ह नहीं है। तो जब कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं होता, यहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, यहां भी कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो जब कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं होता है उसे शून्य विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है पहचानने का यह एक माध्यम है कि कर्ता के साथ आपको ने कारक चिन्ह मिलेगा अथवा कोई कारक चिन्ह नहीं मिलेगा। इस प्रकार के सेंटेंस कर्तृवाच्य वाले इसमें आते हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो कर्मवाच्य। शब्द को ही ध्यान से देखिए, लिखा है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और उस सेंटेंस में जो क्रिया होती है वह कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसमें कि कर्मवाच्य वाले सेंटेंस में सदैव सकर्मक क्रिया पाई जाती है। क्यों सकर्मक क्रिया पाई जाती है? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, कर्म विद्यमान होता है। जब कर्म रहेगा तभी तो कर्म की प्रधानता होगी। अकर्मक क्रियाओं में तो कर्म होता ही नहीं है, तो प्रधानता किसकी होगी? जब कर्म रहेगा ही नहीं तो प्रधानता होगी ही नहीं। इसीलिए कर्मवाच्य वाले सेंटेंस में हमेशा सकर्मक क्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। राम द्वारा पत्र लिखा गया। अगर आप यहां पर देखें तो राम करता है, पत्र यहां पर कर्म है और लिखा गया यह क्रिया है। तो यहां पर जो क्रिया है वह कर्म से प्रभावित है, कर्म के लिंग और वचन के अनुसार है। दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं। सीता द्वारा लेख लिखा गया। यहां सीता करता है, लेख कर्म है और लिखा गया यह क्रिया है। तो यहां क्रिया कर्म के अनुसार है, क्योंकि अगर आप देखें यहां पे उदाहरण है कि सीता द्वारा लेख लिखा गया। सीता करता है, अगर सीता जो स्त्रीलिंग शब्द है अगर हम उसे हटा करके राम लिख दें तो राम द्वारा लेख लिखा गया, क्रिया तो नहीं बदली, क्योंकि
क्यों नहीं बदली? क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार नहीं है, यहाँ पर क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार है, इसलिए कर्ता के बदलने से यहाँ पर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कर्मवाच्य वाले सेंटेंस में जो क्रिया होती है वह कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। ठीक है, अब इसको पहचानने की भी बात आती है कि किसी कर्मवाच्य वाले सेंटेंस को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो एक माध्यम है, कर्मवाच्य वाले सेंटेंस में आपको कर्ता के साथ से, के द्वारा या कभी कभी सिर्फ द्वारा शब्द भी मिलता है। यहां कर्ता के जस्ट बाद आपको से कारक चिन्ह मिलेगा, और या से होगा या के द्वारा होगा या सिर्फ द्वारा भी हो सकता है। जैसे आप इन उदाहरण में देख सकते हैं तो आपको द्वारा शब्द मिल रहा है। देखिए, इनको ध्यान में रखते हुए हम वाच्य को पहचानने का कार्य कर सकते हैं। जब हम प्रश्नों की बात करेंगे आगे तो इनके माध्यम से हम वाच्य को पहचानने का भी तरीका ढूंढेंगे। ठीक है, इसलिए इनको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तीसरा भेद है भाववाची। तो भाववाची किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया, ऐसे वाक्य, ऐसी क्रिया नहीं, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। कहने का मतलब यह है कि भाववाच्य वाले सेंटेंस में न तो कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है। प्रधानता किसकी होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया को जो भाव होता है उसकी प्रधानता होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाववाच्य वाले सेंटेंस में सदैव अकर्मक क्रियाएं पाई जाती हैं। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं रहता है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि भाववाच्य वाले जो सेंटेंस होते हैं वह प्रायः अधिकतर नकारात्मक होते हैं, निषेधात्मक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह असमर्थता प्रकट करते हैं, व्यवस्था बताते हैं। कि जैसे कुछ उदाहरण आप देखिए, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता, मोहन से चला नहीं जाता, सीता से गाया नहीं जाता, राधा से खाया नहीं जाता, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। इस प्रकार के शब्द होते हैं, पर प्रायः की बात की जा रही है। अधिकतर सेंटेंस निषेधात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं, पर कुछ सेंटेंस सकारात्मक भी होते हैं। जैसे यह है ना, आओ जरा घुमा जाए, आओ अब चला जाए, चलिए खाया जाए। इस प्रकार के भी सेंटेंस होते हैं, पर अधिकतर बात अगर हम करें तो प्रायः निषेधात्मक सेंटेंस पाए जाते हैं। इसमें जो निषेधात्मक सेंटेंस होते हैं उनको पहचानने का एक तरीका यह है कि कर्ता के साथ आपको से कारक चिन्ह मिलेगा और सेंटेंस में आपको नहीं शब्द का प्रयोग मिलेगा। नहीं शब्द आपको मिलेगा क्योंकि नहीं शब्द से ही विवस्था या असमर्थता को प्रकट किया जाता है। जैसे ना, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता, सीता से गाया नहीं जाता। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो यह बात हो गई आपके वाच्य के भेद के। अब प्रश्न यह है कि आपके एग्जाम में वाच्य से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। वाच्य से संबंधित आपके एग्जाम में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। बेसिकली प्रश्न दो ही प्रकार के होते हैं। हाँ, उन्हें पूछने का तरीका कई प्रकार से हो सकता है। जो पहला प्रकार है, क्या पूछा जाता है, आपको वाच्य पहचानने के लिए कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। जैसे यह एक सेंटेंस है कि अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, पहचानिए। और आपके पास ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब है कि एक पहला जो प्रकार है प्रश्न पूछने का वह होता है वाच्य को पहचानिए, और जो दूसरा प्रकार है प्रश्न पूछने का वह होता है वाच्य को परिवर्तित करने के लिए, वाच्य को बदलने के लिए कहा जाता है। जैसे अगर यह कहा गया है कि अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इसे
कर्मवाच्य में बदलिए या इसे भाववाच्य में बदलिए, भाववाच्य में इसका स्वरूप क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि प्रश्न दो ही प्रकार के होते हैं, एक वाच्य पहचानने के लिए, एक वाच्य को बदलने के लिए। अब उसको पूछने का तरीका कई प्रकार से हो सकता है, लेकिन बेसिकली पूछा यही जाता है। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न होता है उसमें आपको वाच्य पहचानने के लिए कहा जाता है। तो आपको याद है मैंने आपको पहचानने के लिए कुछ तरीके बताए थे, हम उनका प्रयोग करते हुए वाक्य को पहचानते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला है कि अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इसमें कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, यह हमें पहचानना है। तो मैंने आपको बताया, सेंटेंस ही देखिए कि अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो शांति देने का, विश्व को शांति देने का संदेश का जो कार्य है वो कार्य कौन कर रहा है, अशोक कर रहा है। तो यहाँ पर करने वाला कौन है, अशोक। तो अशोक ने, आपको कर्ता के जस्ट बाद क्या मिला, कर्ता का कारक चिन्ह ने मिला। तो यह कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य। दूसरा जो उदाहरण है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। हम पहचान किस प्रकार सकते हैं, यह देखिए। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो प्रश्न ये उठता है कि मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, कुम्हार, आपको कर्ता मिल गया। दूसरी बात, हमने बात की थी कि कर्ता के पश्चात या तो ने कारक चिन्ह हो या फिर कोई कारक चिन्ह न हो, शून्य विभक्ति चिन्ह। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कुम्हार के बाद यहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो शून्य विभक्ति है। तो यह कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य। दूसरा, जो तीसरा उदाहरण है, दादाजी अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, कर्ता कौन है, दादाजी, क्योंकि दादाजी अखबार पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो यहां भी सेम है कि दादाजी के पश्चात यहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो यह भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका उदाहरण है, मुख्यमंत्री द्वारा इस समस्या पर विचार किया जा रहा है। अब देखिए, जब हमने बात की थी कर्मवाच्य की, तो हमने उसमें बात किया था कि कर्ता के जस्ट बाद आपको से या के द्वारा या सिर्फ द्वारा यह शब्द आपको मिलते हैं। तो यहां पर मुख्यमंत्री के पश्चात आपको द्वारा शब्द मिल रहा है, तो यह कौन सा वाच्य हुआ, कर्मवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, असमर्थता प्रकट की जा रही है कि मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता। और आपको यहां पर देखिए कि से और नहीं दोनों मिल रहे हैं, तो यह कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। यहां भी व्यवस्था को ही प्रकट किया जा रहा है कि बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, असमर्थता बताई जा रही है, निषेधात्मक सेंटेंस है। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, यहां पर आप देखिए से और नहीं यह दोनों आपको मिल रहा है, इसलिए यह भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट है, बालकों द्वारा गाया गया। बालकों द्वारा गाया गया, तो ये देखिए बालकों द्वारा जो गाना गाया जा रहा है, तो यहां आपको बालकों के बाद द्वारा शब्द मिल रहा है, तो यह कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न पूछने का जो दूसरा प्रकार है कि मान लीजिए कर्तृवाच्य का सेंटेंस को आपको कर्मवाच्य में बदलने के लिए कहा जाता है, या किसी कर्तृवाच्य वाले सेंटेंस को भाववाच्य में बदलने के लिए कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों के माध्यम से हम वाक्य मतलब सेंटेंस में वाच्य पहचानने का कार्य कर रहे थे, हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके वाच्य को परिवर्तित करने का भी कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के द्वारा हम एक प्रकार के वाच्य को दूसरे प्रकार के वाच्य में परिवर्तित भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये उदाहरण देखा था कि अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, और यह कर्तृवाच्य है।
अगर हम इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे? कर्मवाच्य में आपको पता है कि कर्मवाच्य वाले सेंटेंस में से, द्वारा, के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हम एक सेंटेंस को, कर्तृवाच्य वाले सेंटेंस को कर्मवाच्य वाले सेंटेंस में बदल सकते हैं। आपका कर्तृवाच्य का सेंटेंस है कि अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। अब हम यहाँ पर द्वारा शब्द का प्रयोग करते हुए इसको कर्मवाच्य में बदल सकते हैं कि अशोक द्वारा विश्व को शांति का संदेश दिया गया। अब यहाँ पर क्रिया चेंज हो जाएगी, आप जानते हैं, क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगी। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए जो हमने यहां पर देखा था, दादाजी अखबार पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, हम इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो से, के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम एक शब्द का ये द्वारा शब्द का प्रयोग करते हुए देखिए इसे हम कर्मवाच्य में बदल लेंगे बहुत ही आसानी से कि दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा गया। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम वाक्य को दूसरे प्रकार के वाच्य में परिवर्तित भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा उदाहरण देखिए, सुमन जल्दी नहीं उठती। यह कर्तृवाच्य है। अगर हमें इसे भाववाच्य में बदलना है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? से और नहीं शब्द का प्रयोग करते हुए हम निषेधात्मक सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस है आपका कर्तृवाच्य का कि सुमन जल्दी नहीं उठती। जब हम इसे भाववाच्य में बदलेंगे तो देखिए सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। हमने से और नहीं का प्रयोग करते हुए उसे निषेधात्मक बना करके भाववाच्य में बदल सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण है, यह कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, मैं गा नहीं सकता। अब इसे अगर हमें भाववाच्य में बदलना है तो हम से और नहीं का प्रयोग करते हुए इसे निषेधात्मक सेंटेंस बना सकते हैं और भाववाच्य में बदल सकते हैं। तो देखिए मुझसे गाया नहीं जाता। तो हम जिन शब्दों के माध्यम से हम वाच्य को पहचानने का कार्य करते हैं, बिल्कुल उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम एक प्रकार के वाच्य को दूसरे प्रकार के वाच्य में बदल भी सकते हैं। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे प्रकार से समझ पाए होंगे। वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप भली प्रकार से समझ पाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।